नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। क्या बिहार में फिर बहार है? क्योंकि एक बार फिर 10वीं बार नीतीश कुमार है। जी हां, बिहार में नई सरकार की तस्वीर अब साफ हो गई है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। कल यानी गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो बिहार में सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे पर फंसा सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। जेडीयू विधायक दल ने अपना नेता नीतीश कुमार को चुना है। जाहिर है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम को लेकर खबरों और सियासी गलियारों में कई नए नामों की चर्चा थी। पिछली बार बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के बदले सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया था। इस बार लग रहा था कि बीजेपी फिर से बदलाव कर सकती है, लेकिन विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी और उपनेता के लिए विजय सिन्हा का नाम बढ़कर बीजेपी ने फिर से चौंका दिया है। जी हां, बीजेपी एक तरह से अघोषित तौर पर विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री पद के लिए रिपीट कर सभी को चौंकाती नजर आई। अब सवाल यह है कि बिहार की नई सरकार के मंत्रिमंडल की सूरत आखिर कैसी होगी। सीटों के हिसाब से देखें तो 6 विधायक पर 1 मंत्री के हिसाब से बीजेपी से 15 से 16 मंत्री बनाए जाएंगे, तो जेडीयू कोटे से 14 से 15 मंत्री होंगे। जेडीयू से विजेंद्र यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। कुछ नए चेहरे भी जेडीयू कोटे से मंत्री बन सकते हैं। अब बात बीजेपी की करें तो यह लगभग तय है कि ज्यादातर पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल में रिपीट किया जा सकता है। इसका उदाहरण ऐसे समझ लीजिए कि विधायक दल के फैसले से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तो तय हो चुके हैं, यानी रिपीट होने जा रहे हैं। और इसके अलावा नितिन नवीन, नीरज बबलू समेत कुछ और मंत्री भी बन सकते हैं। हालांकि यह भी चर्चा है कि कुछ नए चेहरों को बीजेपी भी अपनी तरफ से जगह देगी, लेकिन इतना तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार के पूरे मंत्रिमंडल को आकार लेने में काफी समय लगेगा। तो देखिए, ये तस्वीरें, मैदान तैयार है और अब बस शपथ का इंतजार है। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर के, ये पहली तस्वीर जहां पर जो सभी तैयारियां हैं वो लगभग अब पूरी हो चुकी है। और इस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। सस्पेंस बिल्कुल देखिए यहाँ पर एनडीए ने बनाकर रखा था। ये क्लियर नहीं कर रही थी एनडीए कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा बिहार का। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की बात कर ली जाए तो देखिए, विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन अब जब तस्वीर साफ हो गई है तो सारे जो सस्पेंस थे उस पर से भी पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, चाहे वो हेल्थ इश्यूज को लेकर सवाल उठाने की बात हो या फिर साइडलाइन करने की बात हो नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और इस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार ये सवाल उठाती हुई नजर आ रही थी, चाहे आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा हो या फिर कांग्रेस की तरफ से। लेकिन उसके बाद अब जब आज बैठक का दौर देखा गया लगातार, उसमें यह साफ हो गया है, तस्वीरें साफ हो गई हैं, क्लियर हो चुकी है पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सस्पेंस से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, जब चुनाव थे उससे पहले भी कहीं ना कहीं यह सवाल बिल्कुल तय था कि क्या कौन मुख्यमंत्री होगा, किस पर भरोसा जता रही है। लेकिन इन सब के बावजूद देखिए, किसी की तरफ से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया था। इस दिन का इंतजार था कि आखिर कौन होगा। लेकिन जब अब तस्वीरें साफ हो गई हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जवाब यहां पर एनडीए ने दिया है विपक्षी दलों को भी। तो देखिए, मैदान अब किस तरीके से तैयार नजर आ रहा है, तैयारियां पूरी की जा चुकी है। और एक बड़ा सवाल ये कि आखिर महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी इसमें करने जा रही है एनडीए, मंत्रिमंडल को आकार किस तरीके से दिया जाएगा, एक बड़ा सवाल ये भी है। नीतीश कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी, एक बड़ा सवाल ये। और ये काफी अहम सवाल है क्योंकि देखिए, महिलाओं की बात की जाए, ये कहा जाता है कि महिलाओं को काफी नीतीश कुमार पसंद आ रहे थे। क्योंकि देखिए, तमाम तरह की योजनाएं लेते हुए नजर आए हैं नीतीश कुमार, और यही वजह है कि इस बार की जो बिहार की वोटिंग परसेंट रहा है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी काफी अहम मानी जा रही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अभिमन्यु विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले विकास पांडे जी की तरफ से रुक कर लेते हैं। विकास पांडे जी, हालांकि तमाम तरह के सस्पेंस एनडीए लगातार बनाती हुई नजर आई थी। तमाम सवाल हमने भी किए कि आखिर कौन होगा चेहरा, बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। अब सस्पेंस से पर्दा बिल्कुल हटता हुआ नजर आया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये मंत्रिमंडल को लेकर,
क्योंकि 3 नाम तो क्लियर हो गए हैं, बात सीएम की करें या फिर डिप्टी सीएम की। लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल ये कि आखिर जो बाकी मंत्री हैं उनकी अभी तक जो क्लियर चिट है वो सामने तो नहीं आई है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे विकास पांडे जी? क्या पुराने ही रिपीट होंगे या फिर से नया भरोसा जताएंगे नए चेहरों पर? विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो प्रिया जी आपका। जी जी। प्रिया जी, जिस तरीके से बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया और दोनों बाहें खोल करके बिहार की जनता ने माननीय मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के जोड़ी को सराहा और मुझे लगता है अपनी सर आंखों पर बैठाया। वो आपको वोट परिणाम के दिन 14 नवंबर को देखने को मिला और उसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार जी कल 10वीं बार, रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार की सेवा के लिए आगे अपना कार्यकाल बढ़ाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जब बिहार के मंत्रिमंडल की बात होती है तो तमाम से पहलू रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जातिगत पहलू होते हैं, सामाजिक पहलू होते हैं, क्षेत्रीय पहलू होते हैं। तो हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को बिहार के मंत्रिमंडल में जगह मिले, इस बात का ख्याल रखना एनडीए को बखूबी आता है और मुझे लगता है यही कारण रहा, यही सारी चीजें रही कि एनडीए की जीत में सब कुछ धाता निकल गया। चाहे जाति की बात कर लिए, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सब पीछे छूट गए और एनडीए ने जो राष्ट्रवाद की अलग के साथ बिहार की चुनाव को चालू किया था और मुझे लगता है कि वो चुनाव फलीभूत हुआ और एनडीए बिहार की गद्दी पर काबिज हो गया। और मुझे लगता है कि बिहार की जो सेवा एनडीए जितनी कर सकती थी इतने अन्य कोई दल शायद ही कर पाए, ये बात भी बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती थी। सबसे पहली चीज समझिए कि जिस तरीके से इंडी गठबंधन बार बार सम्राट चौधरी जी को लेकर के नैरेटिव बनाता था, तो कभी नीतीश कुमार जी को लेकर के बार बार कटाक्ष करता था कि नहीं साहब मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया और माननीय नीतीश जी को नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री और नीतीश जी को तो साहब किनारे लगा देंगे, ये कर देंगे, तमाम से नैरेटिव। अपना चुनाव लड़ने की जगह इंडी गठबंधन सब काम कर रहा था कि सिवाय इसके कि वो खुद चुनाव में है और वो अपना चुनाव कैसे लड़े। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे सबके आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा था कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि भाई कि जब बार बार कहते थे, कहीं हमने सुना था तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि दूल्हा कौन है भारतीय जनता पार्टी की इस बारात का, तो मुझे लगता है कि दूल्हे की बात जब आती है तो ये बात समझनी चाहिए बिहार की जनता की जो भावरे हैं। जैसे जब जिस प्रथा का उन्होंने जिक्र किया तो उसमें जब भावरे हैं बिहार की जनता के, वो नीतीश कुमार जी के साथ 7 जन्मों के नाते के साथ जुड़ गई है और जब 7 जन्मों के नाते में वो बिहार के फेरे पड़ जाते हैं तो मुझे लगता नहीं कि उसके बाद ये पूछने की जरूरत रहती है दूल्हा कौन है। दूल्हे की तो चिंता उन्हें करनी चाहिए जिन्हें फेरे लगाने के लिए, छोड़िए, चुना ही नहीं बिहार की जनता ने कभी। बड़ी मुश्किल से तेजस्वी यादव राघोपुर जैसी अपनी सीट जीत पाए। तो ये मुझे लगता है कि बिहार की जनता का प्यार था, बिहार की जनता का विश्वास था, जिसको और गाढ़ा एनडीए की सरकार करने जा रही है 2025 के बाद। ठीक है विकास जी, अभिमन्यु जी से भी सवाल ले लेते हैं। अभिमन्यु जी, देखिए नीतीश कुमार को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठाती हुई नजर आई है। ये भी बयान दिए गए कि भाई नीतीश कुमार की तबीयत नहीं सही है, इसको भी काफी जोर शोर से उठाया गया। ये भी कहा गया कि चुनाव तो होने दीजिए बिहार में, नीतीश कुमार को कैसे बीजेपी साइडलाइन कर देगी ये जनता देखती रह जाएगी। अब क्या कुछ कहेंगे अभिमन्यु जी? देखिए मैम, ऐसा है जैसा वो अभी बीजेपी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि 7 जन्मों का फेरा है, शायद वो नीतीश जी को अच्छी तरह जानते नहीं है कि कब उनका डाइवोर्स हो जाएगा, उनको खुद नहीं पता है नीतीश जी क्या करेंगे। देखिए मैम, ये नकली सरकार है। इसने नकली यमुना बनाई चुनाव के पहले, नकली बारिश कराई दिल्ली में, और जो है इन्होंने जो है SIR कराया फर्जी तरीके से, 65 लाख लोगों के नाम काटे और उसकी लिस्ट आखिरी तक उन्होंने नहीं जारी की कि कितने लोगों के नाम काटे, क्या है, कितने घुसपैठिए थे, एक भी लोगों का नाम नहीं बताया इन्होंने, ना लिस्ट जारी की। तो ये चुनाव जो है नकली चुनाव है और ये नकली प्रधानमंत्री और नकली गृह मंत्री के द्वारा फैब्रिकेटेड है, जिसमें चुनाव आयोग जो है बराबर का हिस्सेदार है। तो इसलिए हम इसको सरकार, असली सरकार नहीं मानते हैं। और बाकी रही नीतीश जी की बात, अगर वो मुख्यमंत्री बने हैं तो उसको हम बधाई देते हैं, लेकिन ये पूरी तरह चोरी किया गया चुनाव है और इस पर जनता जो है, अभी बिहार की जनता जिन्होंने ऐसा मैंडेट दिया है, मैं नहीं मानता कि बिहार की जनता ने दिया है, ये कहीं ना कहीं मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग की मिली भगत से ऐसा हुआ है। क्योंकि आप ज़मीन पे देखिए क्या बिहार के लोग
जो लगातार पुल गिर रहे थे वो लालायित थे कि मतलब ऐसी सरकार चुने कि वो आए और पुल गिराए और कानून व्यवस्था खराब करे। मतलब वहां विधानसभा के सामने गोली चलती है। और जो है आज देखिए, आज की ताजा न्यूज है कि किसी जिले में जो है विद्यालय की जो है वो फर्श धंस गई है, कई बच्चे घायल हो गए हैं। तो क्या बिहार की जनता इतनी लालायित मरी जा रही थी कि ऐसी सरकार को दोबारा चुने? ये कहीं ना कहीं चोरी की गई सरकार है, अनैतिक सरकार है, और बिहार के लोग आने वाले समय में ऐसा होते हुए देखेंगे। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। नरेंद्र जी, देखिए लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई बिहार में चुनाव तो हो गए और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार फिर से दिखेंगे बिहार में? और इस पर तमाम सवाल और सस्पेंस बिल्कुल देखिए बना के रखा गया था पार्टी की तरफ से, ये बात बिल्कुल भी रिवील नहीं की गई, लेकिन अब ये साफ हो गया है सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर। लेकिन बाकी मंत्रियों को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं अभी भी कि क्या पुराने चेहरों पर ही विश्वास करेगी या क्या उस पर जो बाकी के मंत्री हैं, जो मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं, क्योंकि बिल्कुल देखिए नरेंद्र जी इस वक्त तेज हैं। आपको क्या लगता है अगर देखा जाए तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके एनडीए के जो और घटक हैं, जी जी, मुझे लगता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा शक शुबा नहीं है कि कौन बनेगा मंत्री, कौन नहीं बनेगा। मैक्सिमम पुराने ही होंगे और दो चार संख्या इधर उधर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, वर्तमान नेतृत्व, वो बहुत सारी चीज़ों को एकदम एंड टाइम पर खोलती है। तो भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं कहा जा सकता कि पुराने रिपीट होंगे कि नहीं रिपीट होंगे, नए आएंगे कि पुराने जाएंगे। मुझे लगता है जब वो पत्ता खोलेंगे तभी पता चलेगा किसको किसको बना रहे हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, जो 3 राज्यों के चुनाव पीछे हुए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसमें ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को छोड़ करके बाकी सारे घटक जितने भी हैं, चाहे जेडीयू हो, हम हो, या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, या एक दो जो और हैं उनकी पार्टी हो, तो बीजेपी में संशय है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। बाकी तो मुझे और पार्टियों में कोई संशय नहीं है। क्योंकि नरेंद्र जी देखिए, अगर बात की जाए पिछले मंत्रिमंडल को लेकर, तो जो सवर्ण चेहरे थे वो 11 थे, ओबीसी से 10 मंत्री बनाए गए थे, ईबीसी से 7, दलित में से 5 और महादलित से 2, जबकि मुस्लिम का 1 बना था। तो क्या लग रहा है, क्या एक बार फिर से वो रिपीट होता हुआ नजर आएगा या फिर उसके आसपास देखा जा सकता है? देखो, बीजेपी से तो कोई मुस्लिम नहीं बनने जा रहा है, मुझे लगता है कोई विधायक भी नहीं है उनका। अगर बनेगा तो जेडीयू से बनेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ठीक है। विकास जी, क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि देखिए इस वक्त पूरी तरीके से चुनाव पर पहले चर्चा देखी जा रही थी, चुनाव तो हो गया और एक बार एक सवाल ये उठ रहा था सस्पेंस की भाई मुख्यमंत्री को लेकर, वो भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक बड़ा सवाल ये कि आखिर आगे क्या कुछ मोटिव के साथ पार्टी काम करने जा रही है? क्या जो तमाम वादे कर रखी थी, जो अपनी मैनिफेस्टो में जारी किए थे, उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा? क्योंकि इस पर भी देखिए विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार इस पर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी और जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के साथी, आप देखिए कांग्रेस के साथी ने इस पूरे चुनाव को किस तरीके से लड़ा। इस कांग्रेस पार्टी कहीं चुनाव को लड़ती हुई नहीं दिख रही थी, क्योंकि चुनाव के लड़ने वाले लोग, चुनाव को सीरियस लेने वाले लोग और राजनीतिक दल विशेषकर, उनके लिए तो चुनाव एक नैतिक कर्तव्य का विषय है। और जहां मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता इस विषय में पूर्णतः जैसे हमेशा फेल होते रहे हैं, बिहार में भी फेल नजर आए। आप देखिए, लगता है कहीं कि कांग्रेस पार्टी अगर इतनी गंभीर चुनाव के लिए होती तो कांग्रेस के मंच का इस्तेमाल, राहुल गांधी के मंच का इस्तेमाल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिवंगत हैं, उनकी माँ जो दिवंगत हैं, उनको गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी के मंच से होता क्या? नहीं होता अगर कांग्रेस पार्टी किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने किसी गाली नहीं दी मोदी जी की मां को। सीरियस लड़ रही है, गलत बात है। आप जांच से क्या हुआ उस व्यक्ति को सामने पेश करिए, कहां गया वो व्यक्ति। गलत बात है सर, सुनो मेरे भाई, सुनो। और ये कोई पहली बार नहीं है। आप देखिए, छठी मैया का त्योहार, इतना बड़ा त्योहार, उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, और जिसमें निर्जला व्रत रह करके, क्या जाने राहुल गांधी कि निर्जला व्रत की परंपरा कितनी कठिन होती है और कितने कठिन तप के बाद हमारी माताएं बहनें उस व्रत को पूरा करती हैं। और उस व्रत पर
कितना घिनौना कटाक्ष राहुल गांधी ने स्वयं किया। मोदी जी क्यों नहीं मनाने गए छठ का त्योहार? यमुना दिल्ली में मनाने क्यों नहीं गए? कांग्रेस नगली यमुना जो बना रखी थी उसमें मोदी जी क्यों नहीं मनाने गए छठ का त्योहार? पार्टी इस चुनाव को सीरियस नहीं ले रही थी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था। क्योंकि दिल्ली में सब काम आप नकली करते हैं, नकली छठ का त्योहार मनाएंगे, नकली यमुना मनाएंगे, नकली बारिश कराने की कोशिश की गई, वो भी फेल हो गया आपका। तो क्या इस तरीके की राजनीति को प्रेफरेंस देता है? क्या नहीं देता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी देती नजर आई और इससे भी आप एक कदम आगे निकल गए। आप हार की बौखलाहट में ये भूल गए कि आप बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं बिहार का इलेक्शन चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो जाती है, चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम करने लगता है। तो इन सारी चीजों से देश की जनता का और बिहार की जनता की, देवतुल्य बिहार की जनता के जनादेश का कांग्रेस पार्टी घोर अपमान कर रही है। कांग्रेस पार्टी केवल एक का सम्मान करना जानती है और वो है केवल और केवल गांधी परिवार। उसके अलावा ना प्रिया जी की कोई हैसियत है कांग्रेस के लिए। आपका जो परिवार है आरएसएस परिवार है, उसने आजादी की लड़ाई से गद्दारी की, स्वतंत्रता आंदोलन से गद्दारी की। उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में पंजाब में सरकार चलाई। पद्धति है। आप देखिए, आप बताइए आपके परिवार ने किस आजादी के किस आंदोलन में भाग लिया? आप बताइए आरएसएस बीजेपी ने आजादी की लड़ाई में कब भाग लिया, किस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया? आप लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे। बिहार में क्या नहीं रहा, आपके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहे थे, लेटर लिख रहे थे गवर्नर जनरल को कि भारत छोड़ो आंदोलन कैसे जो है कुचला जाए। बहुत आ रहा है। आप किस परिवार की बात कर रहे हैं? अभी आपका परिवार संघ परिवार अमेरिका में 3.25 करोड़ की जो है लॉबिंग करते हुए पकड़ा गया दिल्ली में। वो वही संस्था है, वही वो लॉबिंग कंपनी है जिससे पाकिस्तान भी लॉबिंग कराता है। आपके पास ये 3.25 करोड़ रुपए घूस देने के लिए कहाँ से आया आरएसएस के पास? विकास, क्या अडानी से लिए थे आपने? ये 500 करोड़ का कार्यालय बना रखा है आपने। विकास जी, कांग्रेस पर सवाल उठाने से आपको क्या कुछ फायदा है? किससे लिया आपने? अब बिहार की जनता ने आपको इतने भारी बहुमत से जिताया है, आप इनकम टैक्स को, तो ईडी को। अरे उन वादों पर भी जवाब देना शायद लाजमी होगा आपके लिए। ठीक है, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। प्रिया जी ने सम्राट चौधरी को वोट मिले हैं 1,22,480 मिले हैं। अंशुमान विजय कुमार सिन्हा का भी आप देख लीजिए 1,22,408। सुनिए, उसके बाद नीरज कुमार सिंह का 1,22,491। कृष्ण कुमार ऋषि का देख लीजिए 1,22,414। ये आपको लगता नहीं कि ये बनाया गया है? मैन्युफैक्चर मैंडेट है ये क्या आंकड़े फीड किए गए हैं किसी व्यक्ति द्वारा बैठ के? तो कोई भी देख के बता देगा कि ये आंकड़े फीड किए गए ईवीएम मशीन में। आपने हर माध्यम से चोरी की। देखिए मैं इसकी क्रोनोलॉजी समझा देता हूं एक बार, तो पूरी बिहार की जनता को, देश की जनता को समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा चुनाव आयोग बनाइए जो निष्पक्ष चुनाव करा सके। इसके पहले चुनाव आयोग में 3 आयुक्त होते थे। जो आयुक्तों की नियुक्ति होती थी उसमें प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष का नेता होता था। इन्होंने क्या किया, ऐसा कानून बनाया कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को तो हटा ही दिया, अपने मतलब प्रधानमंत्री मोदी, उनके द्वारा नियुक्त एक मंत्री और विपक्ष का नेता। इसमें बहुमत किसका होगा? सरकार का होगा। सरकार अपनी पसंद का जो है चुनाव आयोग बना सकती है। दूसरी चीज आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने 100 कुछ सांसदों को जो है इन्होंने संसद से निकाल करके उनको जो है सस्पेंड करके जो है एक कानून पास कराया कि चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल में जो निर्णय लेंगे उसकी जांच नहीं हो सकती। ये किस लिए बनाया? जांच से तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को मुक्ति नहीं दी गई है। ये चुनाव आयुक्त कितने बड़े हो गए कि मतलब इनको कह रहे हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान जो निर्णय लेंगे उनकी जांच नहीं हो सकती। तीसरी चीज मैम देखिए, ये वोटर लिस्ट बनाते हैं फेक, उसमें नाम काटते हैं। उसके बाद ये घोषणा निकाल, अमित शाह बोलते हैं घुसपैठिए। आप बताइए आपने कितने घुसपैठिए निकाले? आपने लिस्ट चुनाव आयोग ने डाली, कितने घुसपैठिए हैं बिहार में? आप उसका दीजिए कैसे चुनाव। इसके बाद जो है एक वकील साहब है महमूद प्राचा जी, वो हरियाणा हाईकोर्ट गए, चंडीगढ़ हाईकोर्ट गए। वहां पे हाईकोर्ट ने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए और ऐसा डाटा दीजिए जो मशीन से पढ़ा जा सके। इन्होंने कानून बदल दिया चुनाव आयोग ने कि हम डाटा नहीं दे सकते। 45 दिन के अंदर इन्होंने सारी रिकॉर्डिंग मिटा दी। बताइए, आप जब सॉफ्ट कॉपी दोगे 6-6 महीने जांच में लगता है, अब आप मिटा दोगे जो है उसकी उसका जो है आप वीडियो रिकॉर्डिंग मिटा दोगे तो कहां से जांच हो पाएगी? ये मिले हुए हैं, ये नकली सरकार है, ये चोरी की सरकार है। ठीक है अभिमन्यु जी। नरेंद्र जी से मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। नरेंद्र जी देखिए, इस वक्त साफ हो गया है सीएम के चेहरे को लेकर, डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर, और कल का दिन भी काफी अहम है जब शपथ ग्रहण समारोह देखा जाएगा। लेकिन अभी भी देखिए वही सारे मुद्दे कि भाई वोट चोरी हुई है। अभी भी कांग्रेस से ये समझने की कोशिश नहीं कर रही कि हो सकता है कहीं बहुत बड़ी कमी हमारी रह गई हो। क्या वाकई लग रहा है कि ये वोट चोरी हुई है इसलिए एसआईआर की वजह से इस तरीके के जो आंकड़े दिखे हैं रिजल्ट में बिहार चुनाव के वो है, या फिर अब बात आगे बढ़कर करनी चाहिए? भाई किस तरीके से बिहार की जनता ने तो दिखा दिया,
आगे बहुत तमाम मुद्दे बचे हैं। सॉरी सर, आपसे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जब एसआईआर हुई थी तो बिहार में 7 करोड़ 43 लाख मतदाता थे, और जब फाइनल वोट पड़े हैं तो 7 करोड़ 45 लाख पड़े हैं। ये 3 लाख लोग बढ़ कैसे गए? ठीक है, इसी का जवाब ही समझना चाह रही हूँ नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, मैं बताऊं आपको, ये वोट चोरी का मामला राहुल गांधी और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां काफी दिन से उठा रहे हैं। बिल्कुल। और विश्वकर्मा जी बता भी रहे हैं कि ये चीजें की गई हैं जिससे स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना की संभावना छीन होती है, अकॉर्डिंग टू विश्वकर्मा जी, कांग्रेस जी। मेरे कहने का मतलब है कि जब सारी चीज गलत है तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन बहिष्कार का स्थान है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत अगर आपको लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है और पूरी तरह चुनाव आयोग और बीजेपी मिली हुई है, तो आप चुनाव का बहिष्कार कीजिए। ये आपके पास एक आप एक मिनट भैया, सेफ लाइन आपके पास है। आप कैसे मैसेज दोगे बिल्कुल जनता को कि भाई बेईमानी हो रही है, इसलिए हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं और ये अपना चुनाव कराएं, सत्ता लें, जैसा मन हो वैसा करें। मेरे कहने का मतलब कि आपको ये मैसेज तो देना ही पड़ेगा, कहने से काम नहीं चलेगा। देखिए और एक मिनट भैया, जब जिसको आप प्रूफ दे रहे हैं, जब प्रूफ जिसको दे रहे हैं कथित बेईमानी का, और वो मानने को तैयार नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? देखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर होने दी। तमाम मीडिया चैनल, यूट्यूबर ने दिखाया कि बीएलओ खुद फॉर्म भर रहे हैं। ये बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है इसकी, मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने फॉर्म भरे, उन्होंने 0 एड्रेस डाल के फॉर्म भरे। अब इससे ज्यादा सबूत आपको टीवी कौन दिखा सकता है? ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट कुत्ते पकड़ने में कुत्ते पकड़ने के लिए आदेश दे सकता है, राज्य के मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहरा सकता है, इतने बड़े मुद्दे को स्वयं नहीं ले सकता है। अभिमन्यु जी देखिए, एक सवाल का जवाब ये भी दीजिए, आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी में कहीं कमी रह गई, आप ये मानेंगे, ये मानने को तैयार है कि कहीं मैम, जब मैन्युफैक्चर मैंडेट होगा, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, सम्राट चौधरी को 1,22,480 वोट मिले, विजय कुमार सिन्हा को 1,22,408 वोट मिले, नीरज कुमार सिंह को 1,22,491 वोट मिले, कृष्ण कुमार ऋषि को 1,00,000। ये आप 1,22,494 400 डीजीपी कैसे हुए? ये कहीं ना कहीं शो करता है कि जवाब तो दीजिए, जवाब दे दीजिए। आपको लगा कि बिहार चुनाव के दौरान में कहीं पे कमी रह गई है? एक मुद्दा ये भी है कि जब पूरे देश ने देखा कि एसआईआर किस तरह से हुआ है, राहुल गांधी को तब वो विदेश की यात्रा पर, एक बता दें, ये पुराने एसआईआर के जो गाइडलाइन थी, वो चुनाव आयोग गाइडलाइन भी नहीं देने को तैयार नहीं है। अब बताइए इस चुनाव से कैसे डील किया जाए? जब सुप्रीम कोर्ट ही मौन साथ लेगा तो ये लोकतंत्र बचेगा कहां? फिर अराजकता आनी ही आनी है इस देश में। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली एक सेकंड के लिए। आप एसआईआर के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी देखा जाता बिहार चुनाव से पहले से उठाती आई है, ठीक है, मान लिया। लेकिन आपको ये लग रहा है कि कहीं पर चूक रह गई है, कहीं पर कमी रह गई है कांग्रेस पार्टी की? मैम, चूक ये रह गई कि जो संविधान बनाया, कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं था कि कोई पार्टी ऐसी आएगी, संगठन ऐसा आएगा जो देश के लोकतंत्र को ही धराशायी कर देगा। उसने सारी संस्थाओं को धीरे धीरे कमजोर करता है। अल्टीमेटली इससे भारत ही कमजोर होगा। अगर नकली सरकार, गलत सरकार, चोरी की सरकार बनेगी मैम, तो वो डिसीजन भी गलत लेगी। देखिए, अब इन्होंने जो है दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दिया। क्यों? मोदी जी ने कहा था कि अगर एक भी आतंकवादी घटना होगी तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब पूरी भाजपा और पूरी बीजेपी सरकार ने चुप्पी साध रखी है, वो पाकिस्तान का नाम लेने से भी बच रही है। जैसे स्वीकार करेंगे आतंकवादी घटना पाकिस्तान ने कराई है, उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। बात मानी, मैंने आपसे बोला, मैंने एक सेकंड के लिए चलिए आपकी बात मान ली भी एसआईआर के मुद्दे को लेकर, लेकिन मेरा सवाल ये लगातार मैं रिपीट कर रही हूं कि आपको नहीं लगता कि क्या कहीं कमी रह गई थी? मैम, धरातल पे तो लग रहा था कि महागठबंधन सरकार बनेगी, जनता हमारे साथ थी, तेजस्वी जी रैलियां कर रहे थे, राहुल गांधी जी जा रहे थे, जनता तो हमारे पक्ष में दिखाई दे रही थी। यही काम इन्होंने हरियाणा में किया। पूरा सब सारे चैनल, सब लोग बता रहे थे, सारी रिपोर्टें बता रहे थे कि वहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन क्या हुआ? उसका परिणाम उसके उल्टे आए। जहां पे बीजेपी को लगता है एकदम हारने वाली है, वहां भी प्रचंड मैंडेट लेके आ जाते हैं। 25 लाख नकली वोटर है ना वहां पे, 25 लाख सबूत के साथ दिया गया चुनाव आयोग को। कभी एसआईआर आप कह रहे, कभी या तो मैम, सारे तरीके, बेईमानी के जितने भी तरीके हो सकते हैं, बेईमानी के जितने भी तरीके हो सकते हैं, ये बीजेपी और संघ परिवार अपनाता है। ये आजादी के समय से लेकर आज तक देश से गद्दारी करते आए हैं। विकास पांडे जी, अब जवाब दे दीजिए। कभी ईवीएम पर आरोप लग जाते हैं, कभी एसआईआर पर लग जाते हैं। देखिए, 2-3 चीजें हैं बहुत व्यवहारिक, और मेरा निवेदन है प्रिया जी आपके माध्यम से। जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज मिल पा रही है विकास जी। मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज मिल पा रही है विकास जी आपकी।
जी आप जी बोलिए। देखिए, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से हमारे साथी अंशुमान जी से कि आराम से लिख ले, एक पेन कागज ले ले और आराम से जवाब दें, क्योंकि बीच में आप टोकेंगे तो सही चीजें जनता तक नहीं पहुंचेंगी। वही काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। खैर, दो तीन चीजें इन्होंने उठाई और मुझे लगता है कि इस पर जवाब व्यवहारिकता से देना चाहिए। बार बार आप एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं। सितंबर 2019 में कांग्रेस पार्टी ने, जब मार्च अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए और उसके बाद ईवीएम हैकिंग का मुद्दा बहुत तेजी से उठाया। सितंबर 2019 में चुनाव आयोग ने बाकायदा राजनीतिक दलों को पत्र जारी किया कि आइए, आपका आमंत्रण है, ईवीएम हैक करके दिखाइए। विनम्रता से मैं पूछना चाहता हूं अपने साथी अंशुमान जी से, किसे भेजा था कांग्रेस से? जरा पूछिएगा, किसे भेजा था? भेजा था किसी को या नहीं भेजा था? ऐसा है, जब आप जाओ, आप रुक जाइए, आप हरियाणा से, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के सर, झूठों के आगे मैं चुप हो जाता हूं, इसीलिए क्योंकि देखिए झूठ का काम है चिल्लाना, ठीक है विकास जी, और सच होता है वो आराम से अपना जवाब देता है। तो मेरा निवेदन है, अगर आप सच हैं तो थोड़ा धैर्य भी रखिए। बोलिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं आपसे, है ना। अब आते हैं दूसरी बात पे। एसआईआर प्रक्रिया हो, चाहे चुनाव वोट बढ़ने का कोई भी अभियान हो, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है इस अभियान में, बीएलओ। और बीएलओ के बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रिया जी जानते हैं कौन होता है? बीएलए। बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट, जो हर राजनीतिक दल को बनाना पड़ता है, या बनाने का उसे अधिकार है कि वो बना सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग केवल आग्रह करता है कि आप आइए और अपना बीएलए बनाइए। और बीएलए के कुछ अधिकार भी हैं, ऐसा नहीं है कि बीएलए कोई खामोखा व्यक्ति होता है। बीएलए के अधिकार होते हैं और वो बीएलए बना करके चुनाव बीएलओ के साथ ड्यूटी करता है, बीएलओ के साथ जाकर के निगरानी कर सकता है कि बीएलओ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो महत्वपूर्ण चीजें कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि बिहार के एसआईआर में कांग्रेस पार्टी के कितने बीएलए ने, कांग्रेस प्लस आरजेडी साथ में लड़ रहे थे, कितने बीएलए ने चुनाव आयोग को शिकायतें दर्ज कराई? पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में एसआईआर चालू है और लगभग एसआईआर की 70% प्रक्रिया कंप्लीट होने को है। जरा विनम्रता से मेरा साथी से आग्रह है कि कितने बीएलए बनाए। और जब यही सवाल डिबेट में बैठे मैंने कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता से आपके ही चैनल पे पूछा, तो उन्होंने जानते हैं क्या जवाब दिया था? बीएलए कोई अभी नहीं बन रहा है, बीएलए बहुत पुरानी परंपरा है। मेरे साथी विश्लेषक साथी बताएंगे। उन्होंने जवाब दिया, कांग्रेस पार्टी बीएलए बनाती ही नहीं है। क्या आप इस बात से कल्पना कर सकती हैं प्रिया जी कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? ये केवल एक कहावत है कि गालिब मैं उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी और मैं आईना साफ करता रहा। आप ईवीएम पर दोष दीजिए, आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करिए, आप वोट चोरी करवा लीजिए, समस्या जानते हैं कहां पर है? समस्या जहां पर है वहां कांग्रेस कभी बात नहीं करेगी, कभी, क्योंकि ये जितने भी परिवारवादी दल हैं प्रिया जी, ये कभी समस्या पर बात नहीं करते, क्योंकि समस्या जहां है वहां पर कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अगर समस्या की बात कर इसी पर जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र जी से भी जवाब लेना है इस पर। देखिए मैम जी, इस समय समस्या देश के लिए बीजेपी है। आर्थिक स्थिति डूबती जा रही है, एक्सपोर्ट जो है लगातार घट रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लगातार बढ़ रहे हैं। आप यही देखिएगा, इन्होंने कर्ज लेके जो है बिहार में पैसे बांटे हैं 10-10 हजार रुपए, और चुनाव के दौरान बांटे हैं, और चुनाव आयोग ने ऐसा होने दिया। तमिलनाडु में देखिए, जब वहां की योजनाओं को रोक दिया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को रोक दिया, कई राज्यों में इन्होंने चुनाव के दौरान लोगों को नहीं बांटने दिया सरकारों को, लेकिन यहाँ अलाउ किया। चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपए ये चुनाव, और है क्या ये? अगर घूस नहीं है तो क्या इसे कहेंगे आप बताइए इसको। दूसरी चीज आप देखिए, ये कह रहे हैं कि पेपर नहीं, आप पेपर नहीं पढ़ते होंगे महोदय, आप जाके पढ़िए। अभी बीएलओ घर घर जा ही नहीं पा रहे हैं, फॉर्म नहीं बांट पा रहे हैं। आप पेपर में देखिए वहां पे क्या दिया हुआ है, कई जगह नए बीएलओ नियुक्त कर दिए गए, उनको जानकारी नहीं है एरिया के बारे में। तो आप जब पूरे आप कह रहे हैं कि 70% एसआईआर हो गया है, तो क्या आपने पहले से एसआईआर कर रखा है क्या आपने? आप बताइए। जब अभी इतना बड़ा शहर लखनऊ है, इतना बड़ा प्रदेश है, आपने पूरे फॉर्म नहीं बटे हैं, आप कह रहे हैं 70% एसआईआर हो गया, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे, मिले हुए चुनाव आयोग से। आपकी लिस्टें पहले से तैयार रहती हैं। हम इसी की तरफ से देशवासियों को और बिहार देश की जनता को इंगित कर रहे हैं कि कृपया इस लोकतंत्र को बचाइए। ये अल्टीमेटली खामियाजा जो है इस देश को भुगतना पड़ेगा। इस देश में जो बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है और जो सुरक्षा का संकट आने वाला है, इस चोरी की सरकार के द्वारा ही आएगा, क्योंकि ये कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। जब चीन हमला करता है, कुछ बोलता है, जिनके एक शब्द नहीं निकलते हैं। आजकल ये पाकिस्तान का नाम लेना भी भूल गए हैं। जब आप निष्पक्ष चुनाव बनाइए ना, आप निष्पक्ष चुनाव आयोग बनाइए, आप
आप वीडियो फुटेज दीजिए, अगर दम है तो वीडियो फुटेज दीजिए कि आप वोट कैसे कराते हैं। एक एक घर में जो है, अभी लखनऊ में बताता हूं, आप जाके जांच करवाइए, जो लिस्ट अभी मिली है हम लोग पुरानी, उसमें त्रिवेणी नगर में एक घर में 61 वोटर हैं। आप जाइए चेक कराइए आप जाके। तो ये इनकी पहले से, मैं 70% कैसे बोल सकते हैं कि शहर कंप्लीट हो गया? इसका मतलब ये चोरी कर रहे हैं, ये पहले से लिस्ट इनकी तैयार है। मैम नरेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्योंकि लगातार देखिए एसआईआर ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, बिहार से लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी आ चुका है। मैम देखिए, कई बीएलओ ने, कई आंदोलन शुरू हो गया, कई राज्यों सरकारों में बीएलओ ने और वहां के चुनावी कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। ये जो है 1 साल का काम जो है 4 दिन में कराना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा? कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसका एसआईआर का विरोध शुरू हो चुका है कई राज्यों में। ये बहुत सारे लोग प्रेशर में सुसाइड क्यों कर रहे हैं भाई? राजस्थान में कर रहे हैं, केरल में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं लोग सुसाइड? आप चाहते हो, आपके पास लिस्ट, हमें लगता है ऐसा जैसे ये बोल रहे हैं महोदय कि 70% लिस्ट तैयार है एसआईआर, और इसका मतलब ये पहले से लिस्ट तैयार करके बैठे हैं। ये सिर्फ दिखावा है, चुनाव का ढोंग कर रहे हैं। मैम ठीक है नरेंद्र जी, सवाल प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। नरेंद्र जी मेरा सवाल ये है कि एसआईआर का मुद्दा देखिए पीछा नहीं छोड़ने वाला है, बिहार में भी देखा गया और बिहार से ये होता होता उत्तर प्रदेश में भी आ गया है, और ये लगातार देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि भाई अभी भी एसआईआर का जो इशू है, हाँ, जब चुनाव आयोग ने तय कर लिया, सरकार ने तय कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ शर्तों के साथ मुहर अपनी लगा दी, तो एसआईआर तो होना ही होना है। तो विपक्षी पार्टियों की चाहे या ना चाहे एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लेना मजबूरी है। सर भाग लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरा ध्यान इस पर लगाना चाहिए कि हमारे एसआईआर की जो तैयारी, एसआईआर की जो हो रहा है, उसमें वोट कटे या वोट जुड़े, उसमें विपक्षियों की पूरी सहभागिता होनी चाहिए। अपने वोट बढ़वावे वो जो लगे कि, लेकिन नरेंद्र सिर्फ एसआईआर को ही मुद्दा बना देना, ये मानने को तैयार ही नहीं है विपक्ष कि हाँ कहीं चूक हो गई है। देखो सिर्फ एसआईआर को लेकर के नहीं, एसआईआर में गड़बड़ी हुई है। 25 लाख वोट अगर आप बढ़ा देंगे, हर विधानसभा में 10,000 20,000 वोट बढ़ा दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। वहीं पे चुनाव का क्या मतलब होता है? आपने जो है एसआईआर में आंकड़ा दिया कि 7 करोड़ जो है 42 लाख जो है वोटर हैं एसआईआर में, और जब चुनाव कहते हैं इतने, आज जब वोटिंग हो जाती है तो आप कहते हो 7 करोड़ 45 लाख लोगों ने वोट डाले, ये 3 लाख लोग कैसे बढ़ गए भाई? फिर नहीं, ये तो आप चोरी कर रहे हो ना, खुलेआम चोरी कर रहे हो। अब क्या सबूत चाहिए भाई आपको? ये तो मैंने भी देखा था कि जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो मुख्य चुनाव आयोग ने जो टोटल वोटर्स की संख्या बताई थी वो 7 करोड़ 42 लाख बताई थी, लेकिन जब वोटिंग खत्म हुई उस दिन 7,45,00,000 करोड़ की संख्या बताई गई। अब ये कहाँ से मिसिंग हुई पता नहीं, लेकिन ये ऐसा हुआ था। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को भी ध्यान देना चाहिए, भ्रम की स्थिति न पैदा हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। विकास जी क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए 2-3 चीजें हैं। मैं फिर कहता हूं आपको कि इलेक्शन कमीशन ने इस विषय पर स्पष्ट अपना जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है जितने भी मतदाता बढ़े हैं सारे वैधानिक रूप से बढ़े हैं, सारे लोगों का स्वागत है। देखिए समस्या कहां पर है कि आप एसआईआर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा चुके, आप 10,000 रुपए को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट जा चुके। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि आप अभी कहने को उतारू हो जाएंगे, नहीं साहब सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है, संवैधानिक संस्थाएं मिली हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है, लोग मिले हुए हैं। अब यही कहना बाकी रह गया है कि आम जनता भी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। अब यही अंतिम स्टेप कांग्रेस के लिए बचता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग अब ये कहना चालू करें बाकी रह गया है, तो लोग कह ही रहे हैं, आदमी भी भारतीय जनता पूरा पार्टी से मिला हुआ है। ये कह रहा है कि संस्थाएं जो है बीजेपी ने हायर कर दी है। सुनो ना, अरे सर सुनो ना, बंगाल में आप 0 क्यों आए? जरा बता दीजिए मुझे, वहां तो नहीं ईवीएम है कोई, वहां तो नहीं वोट चोरी हुई। देखिए कैलकुलेटेड मिस्टेक की बात ना करिए आप, ये सब आप तय करते हैं कौन सी सीट जीतनी, कहाँ जीतनी है, कि कौन सा राज्य जीतना, कौन सा नहीं जीतना है। ये सिर्फ दिखावा है, आप लोकतंत्र के साथ धोखा कर रहे हैं आप। कि हिमाचल में जीत जाएंगे, हिमाचल में जीत जाएंगे। आप यहाँ के युवाओं को, देश की जनता देखिए, जब इस देश की आर्थिक हालत बिगड़ेगी इस नकली सरकार के द्वारा, तो यही जनता सड़क पे आएगी। फिर देखिए वही नेपाल और श्रीलंका वाला हाल होगा यहाँ भी। लेकिन जैसे ही आप उत्तर प्रदेश में हार जाएंगे, मध्य प्रदेश में हार जाएंगे, महाराष्ट्र में हार जाएंगे, ईवीएम खराब, चुनाव आयोग मिला हुआ था, और जैसे ही आप ये बताइए जीतेंगे 2 और 1 का रेशियो हो चुनाव आयोग को नियुक्त करने में, ये कहाँ की निष्पक्षता है? ये सही कानून है? आप बताइए, चुनाव आयोग की नियुक्ति में 2 और 1 का रेशियो है, सरकार के 2 आदमी, विपक्ष का 1 आदमी, ये क्या आपको सही लगता है? आपको ये सही तरीका है चुनाव आयोग करने का? पहले जवाब दीजिए आप। अरे सर सुनिए ना, आप
नहीं, आप इसका जवाब दीजिए ना जवाब मिलेगा कि सरकार के दो आदमी, आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों हटा दिया? आपने ऐसा कानून क्यों लेके आए चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहेगा? आप बताइए, आपने क्यों ऐसा कानून लेके आए कि सरकार के दो आदमी विपक्ष के नेता की भी मतलब क्या रह जाता है? जब आपका ही बहुमत होगा 2 और 1 का, तो विपक्ष के नेता की जरूरत क्या है आपको? आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आप क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि ऐसा चुनाव आयोग बनाइए? आप प्रिया जी थोड़ा शांत हो, सुने, लॉजिकल बात करें, लॉजिकल बात करें, क्योंकि लॉजिकल ही बात कर रहा हूँ, जवाब दीजिए ना। अगर 2 लोग, अगर 2 विपक्ष के हों और एक सरकार का आदमी चुनाव चुनना होगा, सुन पाएंगे? विकास जी देखिए, रेशियो पर बात की जा रही है, इसी पर जवाब दे दीजिए आप। ठीक है विकास जी, जी जवाब दे दीजिए। रेशियो को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, इसकी जवाब दे दीजिए। विकास जी आवाज आ रही है आपको? पहली चीज देखिए, बहुत सी चीजें सरकार के कार्यप्रणाली का हिस्सा होती है, सरकार के निर्णय का हिस्सा होती है। और क्या इस देश में सरकार के किसी भी निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान है या नहीं है, या ये दरवाजा खुला है या नहीं है? मुझे केवल इसकी जानकारी चाहिए, मेरे साथी से जरूर ले लीजिएगा। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, गलत कानून बनाना ही सरकार की जिम्मेदारी है। आप बताइए ना 2 और 1 का रेशियो सही है कि नहीं? आप ये बताइए 2 और 1 का रेशियो सही है कि नहीं? आप बस इतना बताइए। आप ये बताइए 2 और 1 का रेशियो सही है कि नहीं? आप बताइए 2 का रेशियो सही है कि नहीं? आप बताइए 2 का रेशियो सही है कि नहीं? पूरी पार्टी एक परिवार के हाथ में। अरे तो जैसा क्या कर रहे हैं भाई? क्रिकेट खेली कभी जैसा है, बल्ला पकड़ना आता है? जनता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जैसा कहां से आए हैं? के हाथों गिरवी रखने वाले जैसा कहां से आए हैं बताएंगे आप? चिराग पासवान कहां से आए हैं बताएंगे आप? परिवार से सवाल आप करते, जिसने इस पार्टी को सीताराम मांझी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, कहां से? परिवार के आसमान से? नॉन बायोलॉजिकल है, आगे प्रधानमंत्री की तरह सवाल करने की, आगे प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल, वो भी नॉन बायोलॉजिकल है। अमित शाह बोलेंगे क्या? आप ये बताइए 2 1 का रेशियो सही है कि नहीं? रात को चुनाव आयोग को नियुक्त करने में 2 और 1 का रेशियो सही है कि नहीं? आप ये बताइए पहले। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी बेईमानी यहीं से शुरू होती है। शामिल किया गया, आपकी बेईमानी यहीं से शुरू होती है। प्रधानमंत्री निष्पक्ष चुनाव आयोग ही नहीं होगा तो कैसे चुनाव कराएगा निष्पक्ष? कांग्रेस पार्टी का ये सब लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जिनका न्याय होगा आप देखिएगा। इस देश की जनता, इस देश के युवा सबक सिखाएंगे आपको एक दिन। जिस दिन अर्थव्यवस्था जगमगाएगी उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, उस दिन देखिएगा उसका युवा सड़कों पे आएगा। आपने ऐसी हिम्मत करे, आप देखिए बहुत हिम्मत। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, आपकी तरह गद्दारी नहीं की है। आजादी की लड़ाई लड़ी हमने, आपकी तरह अंग्रेजों का साथ नहीं दिया हमने। ठीक है विकास जी, अभिमन्यु जी ठीक है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दीजिए। ठीक है विकास जी, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो घूस लेते पकड़ा गया था कैमरे पे, भूल गए उसका नाम? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे घूस लेते हुए पकड़ा गया था, याद है आपको नाम उनका? बता दो ना मुझे, बंगाल लक्ष्मण का नाम याद है आपको? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे घूस लेता पकड़ा गया था। विकास जी ठीक है, आजादी की लड़ाई लड़ी। ठीक है विकास जी ठीक बताइए, है। एक नेता बताइए लड़ाई लड़ी, एक आंदोलन, कौन सा आंदोलन भाग लिया? आप बताइए। आरएसएस हिंदू संगठन ने आपके मार्च संगठन ने किस आंदोलन भाग लिया? वही सही। आपने उस समय तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई बैठ गई। इतिहास पढ़ लीजिए एक बार जाके कायदे से। राहुल गांधी ने उस परिवार ने, राहुल गांधी परिवार ने मुझे क्या किया है? आगे बढ़ जाइए। बिहार में चुनाव हो गया है, बिहार के वासियों के भविष्य के देश को बेचा नहीं है अडानी अंबानी के नाम पे। अभी अंबानी पकड़े गए गैस चोरी के लिए। ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनी की गैस चोरी करते हुए पकड़े गए अंबानी, सजा देंगे आप उनको? देवी से क्यों नहीं मिलने गया? वांटेड ऑफ समन क्यों नहीं भेज रहे अडानी को? अमेरिका कोर्ट ने समन भेजा हुआ है, आप क्यों नहीं तामील करवा रहे सम्मान वो? क्या अडानी आज की डेट में जा सकते हैं अमेरिका? क्यों गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? पार्टी में की। अरे ठीक है आगे बढ़ जाइए विकास जी। बिहार में आपने चुनाव हो गया, आजादी की बिहार लड़ाई से वासियों भी के गद्दारी भविष्य की, का अब देश की सवाल है, जनता उस से पर गद्दारी भी कर सवाल लो। जवाब कर लेते नकली हैं। चुनाव, नकली प्रधानमंत्री, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ नहीं होने वाला है ना। ठीक है नरेश जी, मैं कह रहा हूँ 2 1 का रेशियो बताइए ना, क्या सही है कि गलत है? पहले आप विकास क्यों जी नहीं जवाब बता दे रहे हैं दीजिए, आगे बढ़े फिर चर्चा में। मुझे बता दीजिए, आप रंजो देवी से क्यों नहीं मिलने गए? जिनके आरोप प्रत्यारोप पे ही रह जाएंगे। बात आपसे कुछ और हो रही है, अब सवाल हो रहे हैं आपसे, यहाँ लोकतंत्र का सवाल कहीं और है। ठीक है पूछिए इनसे, विकास जी, पूछिए इनसे। ठीक है विकास जी, आप उनके 2 1 के रेशियो पर जवाब दीजिए, और जो आपका सवाल है उस पर अभिमन्यु जी से जवाब ले लेंगे। 2 1 के रेशियो पर जल्दी से जवाब दे दीजिए विकास जी। अब प्रिया जी, मैंने पहले भी आपको जवाब दिया, अब मैं इस सवाल का जवाब मेरे साथी के निवेदन के साथ दूंगा कि जरा मुझे ये बता दे मार्गदर्शन के साथ कि जिनके ऊपर राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिहार की रंजो देवी, उनसे मिलने राहुल गांधी बिहार की यात्रा करते रहे, उनके बगल से निकल गए, लेकिन रंजो देवी का नाम तक नहीं लिया। मिलना तो छोड़िए, मोदी जी ने क्यों चीनी नहीं मिल मिल खुलवाई, जिस चीनी मिल की बनी है चाय वो पीने जा रहे थे, उस चीनी से खुलवाई उन्होंने।
प्रिया जी अगर झूठ हिम्मत बोलते हैं, हो मुद्दे पे किसी आप कांग्रेसी मुद्दे से समझ ले लीजिए भटकिए। ना। देखिए ये मैम इनके पास कांग्रेसी दो नहीं और दे एक सकता। इसका जवाब नहीं है, इसलिए कोई जवाब सीधा नहीं कांग्रेसी दे और रहा मैं है। जवाब ये यहीं से दूंगा। बेईमानी शुरू मैं होती है जवाब दूंगा, महोदय। लेकिन आपकी हिम्मत और ये हैसियत नहीं बेईमान है मेरे सरकार है, जवाब नकली का सरकार जवाब है, देने की। और ये कभी सही निर्णय नहीं ले सकती, किसी ये के देश पास को सही डुबोएंगे। कभी जवाब नहीं नहीं जी। देंगे रंजो देवी 10वीं के बार ऊपर, नीतीश कभी कुमार जवाब नहीं देंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। लेकिन सवाल वही, जितने बड़े बड़े वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, कितना लग रहा है कि ये चैलेंजिंग होने वाला है, कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये? क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप से तो कुछ नहीं होने वाला है, अब सवाल और भविष्य का जो है वो बिहार वासियों का है। नरेंद्र जी, देखिए, नीतीश जी बहुत सुलझे इंसान हैं। थोड़ी बहुत 19-20 सब में होता है, उनमें भी होगा। हाँ। लेकिन ओवरऑल वो हाँ। इंसान अच्छे इंसान हैं। जी। मुझे लगता है कि अगर उनकी चली, अगर उन्होंने वो ईमानदारी से अपना काम कर पाए, तो मुझे लगता है कि उनके द्वारा किए गए मैक्सिमम वादे वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। जी। डिपेंड करता है कि कितना पैसा आए, कितना पैसा है सरकार के पास, कितना हाँ। नहीं है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वहाँ का जो मेन मुद्दा है मेरी नज़र में, जी जी वो है पलायन को रोकना, रोजगार उपलब्ध कराना। जी। अगर इन दोनों मुद्दों पर सरकार खरी उतरती है तो मुझे लगता है सही रहेगा। नहीं तो फिर जैसे सरकारें चलती हैं, प्रदेश चलता है, देश चलता है, वैसे चलता रहेगा। जी। नरेंद्र जी, मेरा एक बड़ा सवाल ये भी है कि नीतीश कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ लगता है? क्योंकि देखिए, अगर बात करें 2006 की, तो पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण नीतीश सरकार में दिया गया था। 2007 में नगर निकायों में 50% आरक्षण दिया गया था। फिर 2013 में पुलिस भर्ती में 35% आरक्षण दिया गया था महिलाओं को। उसके बाद 2016 में सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया गया था। और इस बार की जो वोटिंग परसेंटेज है, अगर आप देखेंगे महिलाओं का, वो सबसे ज्यादा रहा है, 71.6% वोटिंग परसेंटेज रहा है, जबकि पुरुषों की अगर बात की जाए तो वो 62.8% रहा है। प्रिया, देखो ऐसा है कि मंत्रिमंडल में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, आरक्षण की व्यवस्था नहीं, लेकिन सवाल मेरी पूरी बात सुन लो। जी जी बोलिए। मंत्रिमंडल में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप अभी इससे यह नहीं कह सकती कि कितने महिला होंगे, कितने पुरुष होंगे, कितने एससी होंगे, कितने ओबीसी होंगे। हाँ, आकलन लगाया जा सकता है। तो आकलन में जहाँ तक मुझे तो पक्का लगता है कि नीतीश जी की मंत्रिमंडल में 1-2 महिलाएं तो रहेंगी ही रहेंगी। विकास जी, इस पर जवाब आप भी दे दीजिए, क्योंकि इस पर भी लगातार सस्पेंस बरकरार है, सबकी निगाहें, बहुत बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं के लिए तो काफी काम नीतीश सरकार में किए गए हैं, और देखिए जो वाजिब चीजें हैं उनको बिल्कुल उठाया जाएगा। और मंत्रिमंडल की रही बात, महिलाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर महिलाओं को लेकर के हमारी सरकार हमेशा से सजग रही है। एनडीए हमेशा महिलाओं को केंद्र पे रख करके, चाहे तमाम सी हमारी योजनाएं हो, चाहे हमने देखिए राशन कार्ड की जब अभी व्यवस्था लागू की, तो उसमें हमने प्राथमिकता दी कि महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड हो। हमने प्राथमिकता दी कि जो उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है वो महिलाओं के नाम पर हो। हमने प्राथमिकता दी कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो किस्त आवंटन हो वो महिलाओं के नाम पर आवास हो, तो हमने उसे प्राथमिकता दी। ये भारतीय जनता पार्टी की काम करने की शैली। और बिहार मंत्रिमंडल में भी रेणु देवी हो, चाहे स्नेहलता हो, तो तमाम हमारी मंत्री बिहार मंत्रिमंडल में भी महिला होंगी और अवश्य होंगी। देखिए, 2-3 चीजें हैं। जिस तरीके से बिहार को आपने कहा कि हम बदलेंगे कैसे, और बिहार को बदला है भाई, हमने बदला नहीं। तो आप कल्पना करिए कि बिहार में अगर जंगल राज का विषय आज भी महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है, आज 20 साल 25 साल बाद भी, तो ये कितने बड़े पैमाने पर 20 साल पहले जंगल राज हुआ होगा कि आज भी लोगों के दिलों में उसकी सिरंग ताजा है। ये महसूस नहीं कोई कांग्रेस पार्टी आरजेडी का नेता कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि जब उसे महसूस करेगा तो उसे सोचना पड़ेगा, उसे विचार करना पड़ेगा। इसीलिए उन्हें वोट चोरी नजर आती है, ईवीएम हैकिंग नजर आती है, उन्हें चुनाव आयोग नजर आता है, इसीलिए नजर आता है। आज देखिए, दरभंगा एम्स बनकर के तैयार हो रहा है, किसके शासनकाल की देन है? नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल की देन है। पटना मेट्रो, पूर्णिया में एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन दे सकता था? आज सड़कों की डेंसिटी के मामले में बिहार हिंदुस्तान का तीसरा राज्य है सड़कों की डेंसिटी के मामले में। वही राहुल गांधी 1300 किलोमीटर की यात्रा करते हैं उस बिहार के अंदर और सर पर दौड़ करके कर जाते हैं। मैं चुनौती देता हूं, अगर इनके गठबंधन की सरकार रही होती तो जो यात्रा उन्होंने हफ्तों में पूरी कर ली, घंटों में पूरी कर ली, वो महीनों में भी नहीं पूरी कर पाते। ये बदला है बिहार को जब बिहार में एनडीए का शासन आया और हमारी सरकार है। तो बिहार ये जानता है हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। इसीलिए बिहार ने नौकरी को लात मारी,
झूठे वादों को लात मारी और उन्होंने विश्वास के साथ एनडीए का हाथ पकड़ा, एनडीए को आगे। देखिए किस तरीके से काम करेगी एनडीए, ये कुछ समय बाद ये भी साफ हो जाएगा अपने मैनिफेस्टो को कितना पूरा करती है और किस तरीके से पूरा करती है। लेकिन मेरा सवाल अभिमन्यु जी से, अभिमन्यु जी देखिए लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से कि एसआईआर को लेकर विपक्ष ने बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश की, खासतौर पर कांग्रेस ने, लेकिन कुछ काम नहीं आया है। मैम भ्रम नहीं, हमने सबूत दिए हैं। और चुनाव आयोग में अगर दम है तो एफआईआर कराए हमारे ऊपर, क्यों नहीं करा रहे एफआईआर? और वो चुनाव आयोग का ही डाटा उसी से हमने निकाला है, इसमें दम नहीं है चुनाव आयोग में। दूसरी बात कह रहे हैं ये बिहार के विकास की, देखिए प्रधानमंत्री जी एफिडेविट नहीं दिए सर, रहे थे कि हम चीनी मिल लगाएंगे, एफिडेविट क्यों डर रहे हैं राहुल चीनी गांधी? मिल से बनी हुई चीनी की चाय एफिडेविट चुनाव आयोग एफआईआर करा दे। देखिए गन्ना एफिडेविट भी इसी डर से नहीं दे गन्ना रहे एक राहुल कैश क्रॉप गांधी होता है, कि यानी एफआईआर आपने हो उगाया हम ले गए, आपको जेल पैसे जाना मिल पड़ेगा, गए। जो उन्होंने झूठ का प्रोपेगेंडा फैला बंद रहे कर हैं। दी, उसको चीनी मिल इसीलिए राहुल गांधी एफिडेविट नहीं दे रहे हैं। जो है वो अब क्या करेगा वहां किसान को, कहां से पैसे मिलेंगे? दूसरी आप कानून व्यवस्था की हाल देखिए। दूसरी मैंने आज ही बताया कि एक विद्यालय है बेगूसराय में, उसकी आज जो है वहां की फर्श धंस गई, कई बच्चे वहां पे घायल हो गए। ये विकास है आपका वहां पे 96% लोगों के पास कोई व्हीकल नहीं है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं है वहां पे। मिनिमम ग्रेजुएट हैं, मिनिमम पर कैपिटा इनकम है बिहार की। ये कहां पे लेके आए हैं आप बिहार को? क्या है वहां पे? जो पटना विश्वविद्यालय कभी अच्छा हुआ करता उसकी दुर्दशा कर दिया आपने। वहां के माँ बाप को अपने बच्चे जो है बाहर दिल्ली और दूसरे राज्यों में भेजने पड़ते हैं पढ़ने के लिए, यूपी भेजने पड़ते हैं। कोई माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा दूसरे राज्यों में पढ़ने जाए? आपने 20 साल में शिक्षा का बुरा हाल कर दिया, स्वास्थ्य का बुरा हाल कर दिया। आप जाके देखिए दिल्ली एम्स में, वहां लाइन लगी है बिहार के लोगों की, आप जाके देखिए वहां पे। अब आप बातें बड़ी बड़ी कर लीजिए कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आप जाइए धरातल पर जाइए तब आपको पता चलेगा आपने क्या किया है। और कर्जा लाद दिया ऊपर से। मैं फिर बता रहा हूं, ये देखिएगा आने वाले समय में अर्थव्यवस्था चरमराएगी इनकी नीतियों वजह से। ये 33,000 करोड़ ने अडानी को दिए हैं और वो जो अभी पकड़े गए हैं मुकेश अंबानी गैस चोरी करते हुए, आने वाले और अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत भयानक है। ये रिजर्व भी आरबीआई का यूज कर रहे हैं। जिस दिन महामंदी आएगी उस दिन यही जनता सड़क पे आएगी, आपको सबक सिखाएगी। ठीक है नरेंद्र जी, चुनाव से पहले देखा गया किस तरीके से नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचा दी। क्या लगता है वो पैसे काम आ गए? वही एक बहुत बड़ा था। मुझे लगता है कि जरूर कुछ न कुछ फायदा तो उससे हुआ ही होगा, लेकिन केवल उसी की वजह से सरकार आ गई ये भी कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है। जी नरेंद्र जी, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि देखिए जो चाहे वो आरजेडी की ही बात क्यों ना कर ले, उसने तमाम बड़े मुद्दे उठाए हैं। खेसारी लाल यादव का ही चलिए जिक्र कर लेते हैं। खेसारी लाल यादव ने देखा कि किस तरीके से वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, गरीबी का मुद्दा उठाया, स्वास्थ्य शिक्षा का मुद्दा उठाया। दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर की बात कर लेते हैं। देखा गया किस तरीके से मैथिली ठाकुर ने कहा कि हम अगर जीत जाते हैं तो भाई उस जगह का नाम बदलकर हम सीतानगर कर देंगे या फिर जानकी नगर कर देंगे। इस पर तमाम ट्वीट्स सामने आने लगे। जब देखा गया, जब रुझान सामने आ रहे थे, जिस दिन रिजल्ट सामने आया उस दिन देखा गया ट्वीट्स आने लगे थे सोशल मीडिया पर कि भाई देखिए ना किस तरीके से बिहार की जनता क्या चाह रही है। बिहार की जनता को ये क्लियर है, उसको चाहिए ही नहीं उसको चाहिए ही नहीं रोजगार, उसको स्वास्थ्य शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। 10,000 रुपए गए वही उनके काम आ रहा है। तो यानी गरीबी, सोचिए नरेंद्र जी, गरीबी कितनी ज्यादा है कि पैसे ही जिस तरीके से मिले महिलाओं के खाते में आए, महिलाएं काफी खुश हो गई। वो जो मुद्दे थे शिक्षा स्वास्थ्य वो तो बहुत दूर की बात है, भाई खाने के लिए पैसे बहुत जरूरी है, किसको इस तरीके से भी देखा जा रहा था। पांडे जी, विश्वकर्मा जी, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी पार्टी से मेरा कोई लाग लपेट नहीं है। मेरी जो समझ है उस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर बुनियादी मुद्दों को किसी ने उठाया तो वो प्रशांत किशोर जी ने उठाया। वो अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जो बेसिक इशूज हैं उसको उठाया। आप बताइए उनका उनकी पार्टी का क्या असर हुआ? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जनता को जो चाहती थी, जो मिला जो नहीं मिला, उसी आधार पर उसने वोट दे दिया। बेसिक इश्यूज से जनता को ही नहीं लेना देना है तो काहे को माथापच्ची किया जाए उसमें? अगर बेसिक इश्यूज पर वोट पड़ते तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी की आज ये स्थिति नहीं होती। बिल्कुल सही बात ठीक है ना। उन्होंने, ठीक है वो अच्छे हैं बुरे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं किसको नहीं करते, उनके लड़ने से किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ, उस पचड़े में पड़ने नहीं है। लेकिन अगर बेसिक इशूज उठाने का मामला है तो सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर ने ही उठाया है। लेकिन उनका हस्त क्या हुआ आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो मेरे कहने का मतलब वहाँ की जनता का, वहाँ के वोटर्स का जो टेस्ट है वो दूसरा है। उनका टेस्ट जो था उसी हिसाब से उन्होंने वोट दिया। बिल्कुल सही बात है नरेंद्र जी।
वहाँ पर बिहार में, खैर यूपी में भी वो चीज़ है, बिहार में जातीयता कुछ ज़्यादा ही है। तो मुझे लगता है कि वहाँ के वोटर जाति वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिए, इसलिए बिल्कुल नहीं जी, कहते हैं ना कि जाति है कि जाति ही नहीं है। नहीं जाएगी। काफी फेमस लाइन है, जाति है कि जाति ही नहीं है। वो फेमस लाइन है, वो यही जाएगी। क्यों पांडे जी? देखिए मैम, ऐसा है, कोई भी नागरिक भारत का नहीं चाहता कि वो अभाव में जिए, असुविधाओं में जिए। सब लोग चाहते हैं कि सुविधाओं में जिए। ऐसा नहीं है कि केवल इसी आधार पे वोट पड़े हैं। ये हम फिर से आपसे बोल रहे हैं कि बिहार की जनता ने इनको, बीजेपी को, एनडीए को वोट नहीं दिया। वो समस्याओं से परेशान थी। 20 साल से इनकी सरकार चल रही थी, बिहार में कुछ नहीं है। इन्होंने, मैंने आपको उदाहरण दिया कि एम्स में भी आप चले जाइए, शिक्षा में चले जाइए, और किसी में चले, नौकरी में चले जाए, नौकरी नहीं है। यहीं के तो लोग जाके बाहर मजदूर बन रहे हैं। अब बताइए, और ये सरकार जो है युद्धग्रस्त देशों में भेज रही है। कोई नहीं चाहता। अगर 20 साल में किसी स्टेट को बदलने के लिए, सुविधाएं देने के लिए 20 साल मैम बहुत होता है। मैं आपको बोल तो रहा हूँ, 96% लोगों के पास व्हीकल ही नहीं है। आप कल्पना कर सकती हैं यूपी में कि 96% लोगों के पास कोई गाड़ी ना हो, ना सिंगल, ना एक पहिया, ना दो पहिया। वहाँ ग्रेजुएट ना हो, मिनिमम ग्रेजुएट हो वहाँ पे। ठीक है विकास जी, जवाब देना चाह रहे हैं। विकास जी से जवाब देना चाहूंगी। ठीक है, देखिए समय का अभाव है। ठीक है विकास जी, जवाब दे दीजिए बस। देखिए, मुझे लगता है बहुत लाइटर नोट में कहूंगा कि नहीं, बिहार का 2005 से पहले 100% लोगों के पास टू व्हीलर थी, और 100% लोग जो है वो कांग्रेस और आरजेडी के शासनकाल में चैन की नींद सोया करते थे। क्या आप अभी चाहते हैं वही स्थिति बने रहे 20 साल बाद भी? फिर बीच में बोले आप मुझे बता दीजिए, बिहार क्या आप वही अभी भी चाहते हैं? 20 साल भी आप वही स्कूल देंगे? आप 20 साल बाद भी आप वही कहेंगे? उससे बदतर कितने चलेगा? पर कैपिटा इनकम पहले लोगों से नहीं दी देश में। आज आपने सबसे नीचे पहुंचा दिया पर कैपिटा इनकम आपने बिहार में। आप 20 साल में आपने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ वोट चोरी की अकल है, इनके पास बाकी कुछ नहीं है। जिस दिन पोल खुलेगी और जिस देखिएगा जनता समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विकास पांडे जी जुड़े हुए थे, साथ ही कांग्रेस पार्टी से अभिमन्यु विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नरेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे। तो बिहार में नई सरकार की तस्वीर अब साफ हो गई है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं। वही सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। कल यानी कि गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो बिहार में सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे पर फंसा सस्पेंस जो है वो खत्म हो चुका है। जदयू विधायक दल ने अपना नेता नीतीश कुमार को चुना है, और जाहिर है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम।